निर्मला सीतारमण के पिटारे से जब आज वो 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी तो क्या क्या खास निकलने वाला है। लगातार हम देखिए अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, या फिर सबसे बड़ी बात कुछ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनावी राज्यों पर आधारित ये बजट रह सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी इस वक्त सभी के जहन में चल रही है, क्योंकि मिडिल क्लास को खास तौर पर जरूर बजट से उम्मीदें रहती हैं, महिलाओं को उम्मीदें रहती हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप पिछली बार देखेंगे, जैसा भी हमने जिक्र भी किया था कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई, अब ये भी इस बार अनुमान है कि हो सकता है कि इसको 15 लाख कर दिया जाए। लेकिन निर्मला सीतारमण क्या ऐलान आज करेंगी, इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। आकांक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि सोना चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो क्या इसके जो दाम है वो रुकेंगे, ये भी आज देखना होगा। देखिए 2026 का जो यूनियन बजट है वो कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं वैश्विक चुनौतियों का दौर है और इन वैश्विक चुनौतियों के बीच में भारत अपने आप को एक सस्टेनेबल एनर्जी के तौर पर प्रदर्शित कर रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जिस मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं उसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, हम भारत के लिए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। फिर बात आती है कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम अभी कितना तैयार है, क्योंकि आर्थिक सर्वे तो अगर देखा जाए तो उसमें एक जो चिंता की बात थी वो ये कि जो राज्य हैं उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा किन कारणों से? जो मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं उस कारण से खर्चा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जो विकास पर फोकस होना चाहिए, जो पैसा प्रदेश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होना चाहिए, जो शिक्षा पर फोकस होना चाहिए, जो रोजगार पर फोकस होना चाहिए, वो हो ही नहीं पाता है। तो क्या इसको लेकर भी कुछ नया हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी कैसे सस्टेनेबल है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं इधर टैरिफ वॉर चल रही है, उधर आप लगातार देख रहे हैं कैसे एक देश दूसरे देश के दुश्मन बने हुए हैं, रिसोर्सेज को लेकर एक लड़ाई चल रही है। ऐसी सिचुएशन में भारत जो कि लगातार अपने लिए नए नए जो विकल्प है वो तलाश कर रहा है। हाल ही में आपने देखा कि पहले न्यूजीलैंड के साथ में, फिर ईयू के साथ में हमारा एफटीए होना, और अगर हम देखते हैं कि अगर ये पिछले साल की बात करें उठाकर अभी की बात करते हैं तो लगभग हम ये देखते हैं कि 15 से 20 अभी तक ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भारत के हो चुके हैं जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कई चुनौतियां, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमने जब एक ऐसा विजन रखा है जो कि दूरगामी है, तो दूरगामी सोच के हिसाब से क्या इस बार का बजट तैयार हुआ है या फिर जनता को लुभाने वाला होगा, इस पर सबसे ज्यादा सबकी निगाह टिकी हुई है। और इसीलिए इस बार जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और हम जब कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से कितना बैलेंस निर्मला सीतारमण कर पाई है, उनकी टीम कर पाई है, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ तमाम खास मेहमान भी इस समय भारत 24 पर आप देख पा रहे हैं कि इस समय हमारे साथ मौजूद है। चाय पर चर्चा भी हो रही है क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है। और इसी के साथ जो मेहमान हैं एक बार उनके नाम आपको बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षल दिवाली जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर सीईओ क्लारिसा ग्रुप के हैं, और प्रेमपाल शर्मा सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे से हमारे साथ में मौजूद हैं। पुनीत शेट्टी सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुनीत सर आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें ये दर्शाया गया कि महंगाई कम है, लेकिन अगर डेटा की बात करें और हकीकत की बात करें तो आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, आप खुद से भी पूछ लीजिए, तो यही जुबान से निकलता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये हकीकत और डेटा के बीच का जो गैप है, क्या वो वित्त मंत्री इस बार भर पाएंगे? मेरा मानना उसमें ये है, आपको अगर महंगाई को नापना है तो आपको इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। आप इन्फ्लेशन को देखो पिछले कई सालों में किस तरीके से बढ़ रहा है और जीडीपी हमारी कितनी परसेंटेज पे ग्रो है। जब आप दोनों को साथ में रखते हैं ना, तो जो डिफरेंस बीच का आएगा वो आपको बताएगा कि महंगाई वाकई में बढ़ी है या कम है। सो जीडीपी कंपैरेटिवली हमारी बढ़ रही है और महंगाई की दर जो है हमारी 4-5% के आसपास रह रही है हर साल पिछले 10 सालों से, अगर कोविड का साल हटा दिया जाए तो। और जीडीपी की दर हमारी 7-8% से कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसका मतलब ग्रोथ है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को तो हम माने ही। तो ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि बजट में और ज्यादा ये अच्छा होगा। हमारे साथ निखिल जी भी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चीज ना हमेशा कंपैरिजन में देखी जाती है। पिछले कई सालों में महंगाई की दर हमारी 4-5% तक रही है, इसको और नीचे लाना चाहिए। ये नहीं कि ये बेस्ट है, इससे बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि हर साल हम तरक्की तो कर ही रहे ना, तो फिर उम्मीदें भी उतनी, और ये उम्मीद करते हैं कि और बेहतर ये हो और देश की तरक्की और ज्यादा हो, हमारी ग्रोथ और ज्यादा हो। सर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। हर्षल सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि सरकार को ये आज करना ही चाहिए जब बजट पेश किया जाएगा? किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस आपको लगता है कि अभी भारत की जरूरत है?
मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे आपने कहा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि नौकरियां वही चीज़ जनरेट करेगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट करेगा। थर्ड जिस सेक्टर से हम आते हैं टूरिज्म एंड एविएशन, वो है क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। जब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, जब तक ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग नहीं होगा, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बल्कि हमारा जो रेवेन्यू है वो और देशों के अंदर जा रहा है, ना कि हमारे देशों के अंदर। क्योंकि आप देखिए अभी भी जो एविएशन सेक्टर के अंदर जो भी अभी प्राइसिंग है एयरलाइंस की, क्या वो अफोर्डेबल है? उनसे सस्ती तो आजकल विदेशी जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये भी है, जिन सेक्टरों की कोई बात नहीं करता, एक्चुअली उसका एक सिंपल कारण है, हमारे सेक्टर को एक लग्जरी सेक्टर बोला गया है। मैं 10 साल से होटल चला रहा हूँ क्लैरिसा ग्रुप, क्लैरिसा रिजॉर्ट्स के नाम से। हमारे होटल उत्तराखंड में है, गोवा के अंदर है। आप देखिए गोवा से ज़्यादा सस्ता तो इस समय थाईलैंड और वियतनाम हो गए हैं, तो गोवा क्यों आएगा? और इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अभी भी कई ऐसे क्षेत्रों के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पर रोड्स नहीं है, या जहाँ पर अभी भी रेलवेज नहीं पहुँची है। तो इसके ऊपर हम और कोशिश कर सकते हैं कि बेटर हो। ऐसा नहीं है कि NH हाईवेज नहीं आए हैं, NH हाईवेज ने बहुत अच्छा काम करा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करी है, लेकिन ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं या जहाँ पे ऐसे होटल्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोई रिबेट और सब्सिडी देनी चाहिए। कि अगर हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं, कनेक्टिविटी इतनी इजी हो गई है आज के टाइम में कि हम सिर्फ भारत से नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि देश से भी अलग अलग कंट्रीज से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। खैर इस बार क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपका रुख करते हुए आपको क्या उम्मीद है इस बजट से आज? आपके पैनल ने जो खिड़कियां खोली हैं, आप उस आईने में देखिए, दीवार पर मेरे सामने लटके हुए हैं 2047 का लक्ष्य, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं उसके कैसे निजात पाएं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी है, उसको कैसे, किसानों का जो अनरेस्ट है पिछले 5 सालों में वो है, और कुछ मुद्दे जो अभी हमारे होटल की, एक एक करके मैं थोड़ा सा। सबसे पहले मेरा क्षेत्र है शिक्षा। पिछले साल हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि 15 लाख बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं। ये संख्या और भी ज़्यादा है। जो भी बच्चा, सबसे ज़्यादा अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और हर बच्चे के साथ 2-2 करोड़ खर्च होते हैं। इस देश में एक क्रीमी लेयर आया है जिस पर निगाह पूरे दुनिया की है। आपको पता ही होगा कि 1% लोग 55% पूंजी को समेटे हुए हैं। उनके पास में अभी, आप थोड़ा सा मैं समय लूँगा आपका, FT अभी जिसे कहता है ना कि सारे सौदों की माँ, अंग्रेजी में आप ज़्यादा बोलते हैं उसे, है ना, मदर ऑफ द, है ना, लेकिन आपकी जनता ज़्यादा अपनी भाषा समझती है। मदर और फादर तो समझते ही हैं, समझ गए ना। तो ये जो देश है, हम उसके लिए उसकी भाषा, जिसको गांधी ने, लोहिया ने, जो 80% वही भाषा जानते हैं। तो उस माँ में उन्होंने क्या दिया है, जरा सोचिए। अच्छी महंगी कार हर चीज के लिए, सेठी जी के लिए, जो सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, कुछ आपके लिए भी थोड़ा बहुत। सबसे महंगी शराब सस्ती होगी, 110% से 0% पा जाएगी। दवाइयाँ सबसे महंगी, जो जिसकी कीमत हमारे यहाँ 5 रुपये की होगी वो 500 में होगी, उस पर छूट मिलेगी। मशीनरी होगी, और सबसे बड़ा उन्होंने अपने विश्वविद्यालय आपके देश के बच्चों के लिए, आप बड़े गदगद हैं कि अब हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड में पढ़ेंगे। आपको पता है कि एक बच्चे के पीछे कितना बड़ा हमारी पूंजी जाती है, कितना हमारी बचत चली जाती है। जिस किसान को गोभी के लिए 5 रुपये किलो बेचना पड़ता है, समझ गए, वो कैसे उसका दिन कटता है। मैं IAS 81 बैच से हूँ, और सारे अखबारों में जब लगातार इंडिया टुडे से लेकर लिखता हूँ, और मैं बार बार, आप कभी गांव जाएं, 10 में से एक बच्चा मुश्किल से खेती करना चाहता है। ये बेचारे जो मजदूर 12वीं पास करके, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं पत्रकारिता में। आखिर मेरे लिए एक और जो खिड़की खुली हुई है कि आत्मनिर्भर भारत, आखिर वो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। हमारी आपकी पहली एंकर ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए थे कि 47 को ध्यान में रखना होगा। मुझे 47 का नहीं, मुझे अगले 5 साल में चाहिए। मेरी पीढ़ी बूढ़ी हो रही हैं, इंतजार करते करते। मैं सिविल सर्विसेज की क्लासें लेता हूँ। पूरी दिल्ली का करोल बाग और मुखर्जी नगर लाखों बच्चों से घिरा हुआ है। आप मत भूलिए,
कोटा में आत्महत्या होती हैं, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है वहाँ आत्महत्या होती हैं, गरीब बच्चे इलाहाबाद में होती हैं। आखिर इन सबके लिए इस बजट में क्या है? सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हमारे पास में कुछ शराब सस्ती हो गई। नहीं सर, शराब अमीरों तो के महंगी लिए कर दी ना सर, नहीं, तंबाकू, नहीं सिगरेट, नहीं इसको नहीं नहीं luxury में डाला था। नहीं, जो एफडीए हुआ है, देखिए मेरा ध्यान उस पर है कि आपने वहां से शराब भी सस्ती कर दी, ब्रिटेन के साथ आपने किया भी, तो कह दिया कि 6 विश्वविद्यालय आप खोलेंगे। विश्वगुरु कैसे विश्वगुरु हो कि जो अभी भी आपको ब्रिटिश के ही विश्वविद्यालय चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है तो जो गिफ्ट सिटी है गुजरात का, 2 विश्वविद्यालय वहाँ खोल दिए हैं। एक और भी विश्वविद्यालय पे मेरा ज़्यादा वो है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी देश इतना सौभाग्यशाली नहीं होगा जिसके पास इतनी बड़ी युवा पीढ़ी होगी। और अब बंदूक से लड़ाई नहीं जीती जाती, उसे संभालने वाले से जीती जाती है। अगर ये युवा पीढ़ी हमारी अपनी पूरी ताकत से अगर लग जाए तो क्या ट्रंप हमारी बाजू मरोड़ सकता है कि मैं वीसा नहीं दूंगा, मैं आपकी तलाशी लूंगा? हमारे सर थोड़ा समय की कमी जी, है, ब्रेक पर जाने बस, से पहले मैं चाहती हूँ बिल्कुल, जी को भी एक बार शामिल एकदम। कर लें, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बातों का जिक्र किया कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए समाजवादी पार्टी की नजरों में? सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और हम खाली समय पार्टी खाली ये बात करते हैं कि आज बजट आ रहा है, आज देश का एक बहुत अहम दिन है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही इस उम्मीद लेके बैठे कि कैसे अच्छे से अच्छा बजट आए, तो हम तो खाली अभी सुबह सुबह की और मॉर्निंग किसानों के है। लिए क्या? क्योंकि एक सच्चाई ये है कि देश की आज भी इकोनॉमी किसानों के जी जरिए जी, चल रही है। हम बिल्कुल, मैं तो समय पार्टी खाली इस समय एक ही बात कह देना चाहती है कि जो भी बजट आए वो बहुत अच्छा है, और जैसे देश उनको भी देख रहा है कि भी कैसे मतलब कि देश निगाह टेके बैठे है, कैसे बजट, तो हम खाली एक बात कहते हैं बजट एक ऐसा नहीं चाहिए तो बोले देश के लिए हो और बहुत अच्छा हो। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ में। देश का बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग के लिए खुशियां लेकर आए, और हर वर्ग जब खुश होगा तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि हर वर्ग का इक्वली एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको सरकार ने क्या समझा, इसको लेकर पिक्चर क्लियर होगी।